क्योंकि इन नवरत्नों से आपसे प्रारंभिक परीक्षा की हम बात करें एमपीपीएससी की, या मुख्य परीक्षा की बात करें, या अन्य कोई एग्जाम एमपीएसआई की बात करें, हम कांस्टेबल की बात करें, तो आपसे वन लाइनर फैक्ट के रूप में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नवरत्न में हम देखते हैं धन्वंतरि को। क्या थी इनकी विशेषताएं? मैंने इस तरह का फॉर्मेट तैयार किया है कि अगर आपसे 3 मार्कर का क्वेश्चन पूछा जाए या आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो दोनों ही प्रश्न आपको इसी स्लाइड से या इसी पीपीटी के माध्यम से आपके कंप्लीट हो जाएं। तो सबसे पहले नवरत्न कौन थे? धन्वंतरि थे। धन्वंतरि, जैसे धनतेरस पर हम धन्वंतरि जी की पूजा करते हैं, और ये धन्वंतरि नाम के भी अलग अलग काल में अलग अलग व्यक्ति हुए। क्योंकि जो धन्वंतरि थे वो आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, यानी आयुर्वेदिक चिकित्सा की जब भी बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में नाम आता है धन्वंतरि जी का। ठीक है, ये विक्रमादित्य की सेना में मौजूद थे, यानी मंत्री परिषद में थे, राज्यसभा में थे, लेकिन सेना विभाग में भी थे। यानी कि जब युद्ध के दौरान जिन सैनिकों को उपचार की आवश्यकता होती थी उसकी जिम्मेदारी लेके रखी थी धन्वंतरि जी ने। ठीक है, इनका कार्य युद्ध में घायल हुए सैनिकों को शीघ्र ठीक करना होता था। ठीक है, तो ये थे हमारे पहले नवरत्न। ठीक है, आपको याद रखना है क्या थे ये? आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। ठीक है, विक्रमादित्य की सेना में मौजूद थे, और इनका जो कार्य था वह यह था कि जितने भी घायल सैनिक होते थे युद्ध के दौरान, या राज्य में जो भी सैनिक घायल हुआ करते थे उनको उपचार की आवश्यकता होती थी, तो उनके उपचार की जिम्मेदारी जो थी वो धन्वंतरि के पास थी। दूसरे नवरत्न की यदि हम बात करें तो नाम आता है छपणक। छपणक, अब छपणक की अगर विशेषता की बात करता हूं मैं पाता हूं कि ये बौद्ध सन्यासी थे। अब देखो, एक व्यक्ति जो सन्यासी है जिसे राजपाट से कोई लेना देना नहीं, वर्तमान की परिस्थितियों में इस तरह के लोग मंत्रिमंडल में नहीं आ सकते, है ना, लेकिन उस समय बौद्ध सन्यासी जैसे लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसका मतलब था कि मंत्री पद जो था वो लालसा का या पैसे का या उसके बदले में उपहारों का मोहताज नहीं था, वह राज्य की सेवा करने के लिए उस सभा में शामिल होते थे। ठीक है, भिक्षाटन और नानार्थ कोश नाम के 2 ग्रंथ हैं जिसको छपणक जी ने लिखा है। आप यदि उज्जैन जाएंगे तो महाकाल मंदिर के पीछे वाले रुद्र सागर परिसर में आपको इस प्रकार की मूर्तियां लगी हैं नवरत्नों की, और बीचों बीच विक्रमादित्य जो हैं सिंहासन बत्तीसी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको छपणक देखने को मिलेंगे कि छपणक की जो आकृति है, प्रकृति है, वो कैसी है। ठीक है, तो इन्होंने भिक्षाटन और नानार्थ कोश नाम के 2 ग्रंथ रचे हैं। तो आपको याद रखना है कि हमारे जो छपणक हैं वो नवरत्नों में शामिल थे, ये बुद्ध सन्यासी थे, और उनके 2 ग्रंथ भिक्षाटन और नानार्थ कोश थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे नवरत्न अमर सिंह की। अमर सिंह के साथ भी वही है कि यह विद्वान थे। ठीक है, विद्वान होने के साथ साथ नाम लिंगानुशासन जो संस्कृत का प्रथम कोश है, संस्कृत का प्रथम कोश जो है नाम लिंगानुशासन, वो अमर सिंह की रचना है। साथ में ही एक और ग्रंथ अमर कोश को भी अमर सिंह ने ही रचा है, और यह अमर सिंह विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक प्रमुख थे। ठीक है, अमर सिंह के पश्चात हम बात करते हैं शंकु जी की। शंकु का जो पूरा नाम है वो है शंककुक, यानी कि पंचमाक्षर वाले ड़ा का उच्चारण यहां पर होता है, लेकिन इनको व्यवहारिकता में इसी नाम से जानने लगे लोग, शंकु। ठीक है, ये भी संस्कृत के विद्वान थे, और भुवना अभ्युदम, कौन सा ग्रंथ लिखा भाई साहब ने? भुवना अभ्युदम काव्य नामक ग्रंथ इन्होंने रचा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यह संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, है ना, मूर्धन्य विद्वान भी कह सकते हैं, और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? भुवना अभ्युदम। यह उज्जैन के अवंती के विक्रमादित्य की नवरत्न की टोली में शामिल थे। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे महान, जिनके ग्रंथों को पढ़ पढ़ के हमें इतिहास की अनेक गाथाओं, अनेक घटनाओं का वर्णन मिला है। ठीक है, हमें उनके जानकारी प्राप्त हुई कि किस काल में कौन सा राजा कहाँ शासन कर रहा था। साथ ही एक और अच्छी बात, यदि वर्तमान में हम क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसका कुछ
प्राचीन काल में अगर हम संबंध बनाएं तो हम कालिदास की रचनाओं में जो मेघदूत नामक ग्रंथ है उसमें जो यक्ष अपनी प्रेमिका को बादलों के माध्यम से संदेश भेजता है, तो हम पाते हैं कि शायद वही क्लाउड कंप्यूटिंग या बादलों के द्वारा जो संदेश आज भेजे जा रहे हैं उसकी जानकारी हमारे उस समय के साहित्यकारों को भी थी। ठीक है, तो हम सबसे बात करते हैं संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार आदि कवि कालिदास की। ठीक है, भारत का शेक्सपियर कहते हैं लोग इन्हें। हमारी आदत हो चुकी है कि विदेशी लोगों के नाम से हम भारतीय लोगों को जानते हैं, जबकि हमारे भारतीय लोग पहले आए। यानी कि हमें शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहना चाहिए था, किंतु हम उल्टा बात करते हैं कि हमारे भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास है। तो आपको याद रखना, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के शेक्सपियर के रूप में किसे जानते हैं? तो हम कालिदास को जानते हैं, वही कालिदास जिन्होंने काली की तपस्या की और काली ने उनके भेद ना खुल जाने के कारण या दासी द्वारा उन्हें परेशान न करने के कारण आशीष दिया, और उसी आशीष की बदौलत कालिदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की। तो कालिदास की प्रमुख रचनाओं से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हम देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा। तो सबसे पहले हम पाते हैं कि कालिदास ने अनेक नाटक लिखे हैं। नाटकों में अभिज्ञान शकुंतलम आता है, तो विक्रमो वीरसियम आता है, मालविका अग्निमित्रम आता है। खंड काव्य की जब हम बात करते हैं तो मेघदूत आता है। ऋतु संहारम की बात आता है जिसमें ऋतुओं की जानकारी है। वहीं कुमार संभवम आता है, महाकाव्य है ये, और रघुवंशम, यानी कि 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटकों की रचना हमारे महाकवि आदि कवि कालिदास ने की है। आपको याद रखना है, ये आपसे 1 लाइनर फैक्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, या आप पीएससी की परीक्षा दे रहे हो तो 3 मार्कर में भी आपसे यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मेघदूतम किसकी रचना है या मेघदूतम में क्या है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अभिज्ञान शकुंतलम की, तो हम पाते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की गाथा है। दुष्यंत और शकुंतला के बाद से ही उनका जो बेटा हुआ भरत, उसी के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। तो इसकी कहानी अभिज्ञान शकुंतलम में, यानी कि भारत देश जो पड़ा है वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम से ही पड़ा है, और उसकी प्रेम कहानी, उसके प्रेम की विरह की कहानी का पूरा वर्णन जो मिलता है वो अभिज्ञान शकुंतलम में मिलता है। ठीक है, वहीं मालविका अग्निमित्रम की हम बात करें, मालविका अग्निमित्रम में जो मालव देश की राजकुमारी थी मालविका और शुंग काल के जो शुंग वंश के राजा थे अग्निमित्र, उन दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन है। ठीक है, मेघदूतम की हम बात करें, मेघदूतम जब यक्ष से नाराज होकर कुबेर उसे श्राप दे देते हैं और पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं, तो यक्ष दूसरे लोक में अपनी प्रेयसी को बादलों के माध्यम से संदेश भेजता है, और इसी यक्ष और उसकी प्रेयसी के बीच की प्रेम गाथा, उसके विरह का चित्रण कालिदास ने मेघदूतम में किया है। ठीक है, उसके बाद ऋतु संहारम की बात करें, संहारम का मतलब ही होता है समूह, ऋतुओं का समूह। ग्रीष्म ऋतु से शुरू होकर बसंत ऋतु तक 6 ऋतुओं का वर्णन हमें इस ग्रंथ में मिलता है। उनके मनोहर दृश्य, उस काल की अनेक घटनाएं और उस काल का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उन सभी बातों का बहुत बढ़िया तरीके से कालिदास ने ऋतु संहारम नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। ठीक है, कुमार संभवम की हम बात करें, कुमार से हम तात्पर्य या कुमार का जो आशय होता है वो कार्तिकेय है, यानी कि भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कहानी और माता पार्वती और शिव के ब्रह्मचर्य या प्रणय गाथा का जो वर्णन है वह हमें कुमार संभवम नामक महाकाव्य में मिलता है, जिसके रचयिता हमारे कालिदास हैं। फिर रघुवंशम की हम बात करें तो रघुवंशम में रघुवंश की जो गाथा है या उसके जो राजा हैं, या दुष्यंत से दिलीप से लेकर दशरथ की बात करें, हम अतिथि की बात करें, राम की बात करें, कुश की बात करें, तो रघुवंशम के 29 राजाओं का वर्णन हमें रघुवंशम में मिलता है। यानी रघुवंश की वंशावली के जो 29 प्रमुख राजा हुए उनका वर्णन हमें रघुवंशम में मिलता है, और इनकी गाथा को कालिदास ने अपने शब्दों में पिरोते हुए इस काल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया है।
कालिदास के रघुवंशम ग्रंथ के बाद हमने ये पा लिया कि इन्होंने जो नाटक लिखे या खंडकाव्य लिखे या जो महाकाव्य की रचना की, इनके अंतर्गत क्या विषय वस्तु थी। यानी कि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में यह भी पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम के पात्र कौन है। तो आपको याद रखना है कि दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग की या उनकी बारे में जो भी जानकारी है वो हमें अभिज्ञान शकुंतलम से प्राप्त होती है। वहीं हम विक्रमोर्वशीयम की बात करें, विक्रमोर्वशीयम की जब हम बात करते हैं तो चंद्रवंशीय जो राजा थे पुरुरुवा, जिनको हमने वैदिक काल में पढ़ा था, पुरुरुवा की बात की थी। तो पुरुरुवा और उर्वशी की जो गाथा है उसका वर्णन हमें विक्रमोर्वशीयम में मिलता है। वहीं मालविका अग्निमित्रम की हम बात करें तो मालविका अग्निमित्रम में मालव देश की जो राजकुमारी थी यानी कि मालविका और शुंग वंश के जो शासक थे अग्निमित्र, उनके प्रेम प्रसंग और उस काल की अनेक गाथाओं का वर्णन मिलता है। वहीं मेघदूतम में हमने देखा कि मेघदूतम में यक्ष और उसकी प्रेयसी के बीच में जो बादलों के माध्यम से संदेश भेजे गए उसकी गाथा है। ऋतु संहारम में ऋतुओं का वर्णन है, 6 ऋतुओं का वर्णन देखने को मिला है। महाकाव्य में जब हमने कुमार संभवम की बात की तो पार्वती और शिव के पुत्र कार्तिकेय को देखा हमने, कार्तिकेय की गाथा का वर्णन देखा हमने। और रघुवंशम की जब हमने बात की तो रघुवंशम में कालिदास ने रघुवंश के यानी रघुवंशीय पीढ़ी के 29 शासकों का वर्णन किया है, जिसमें दिलीप, दशरथ, अतिथेय या राम की बात की गई है, कुश की बात की गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कालिदास की यह जो प्रमुख रचनाएं हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इनके अध्ययन के बाद हम विक्रमादित्य के अगले जो नवरत्न हैं जो उनकी सभा में सम्मिलित थे, है ना, उनकी बात करते हैं, जिनका नाम है वेताल भट्ट। वेताल भट्ट, राजा विक्रम और वेताल भट्ट की कहानियां आपने सुनी होंगी, ठीक है। विक्रम बेताल की कहानी के लिए वेताल भट्ट प्रसिद्ध हुए, ठीक है। और बेताल पंचविंशति, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वेताल भट्ट वह व्यक्ति थे जिन्होंने बेताल पंचविंशति की रचना की थी, यानी इस ग्रंथ के रचयिता भी वेताल भट्ट थे। तो वहीं पर सोमदेव नामक साहित्यकार का भी नाम आता है कि उन्होंने बेताल पंचविंशति की रचना की थी। तो आपको याद रखना है, यदि सोमदेव भी आपके उत्तर पुस्तिका में हो, है ना, और बेताल भट्ट भी हो तो आप सोमदेव को आंसर लगाइए, और सोमदेव जब नहीं होते हैं तो आप बेताल भट्ट का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। बेताल भट्ट के बाद यदि हम बात करें तो अगले नवरत्नों में हम पाते हैं वराहमिहिर को। वराहमिहिर जो थे बहुत बड़े गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उनकी गणना उस काल में या अभी तक के काल में हम महान गणितज्ञों में या महान खगोल शास्त्री के रूप में पाते हैं। क्यों पाते हैं कि इनकी एक पुस्तिका है, इनका एक ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका। यही वह ग्रंथ है जिसमें सूर्य की गति के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वराहमिहिर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की सभा को शोभित करते थे, ठीक है। पंच सिद्धांतिका इनकी रचना है जिसमें सूर्य की गति के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। और यह गणितज्ञ के साथ साथ खगोल शास्त्री थे। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाए या आपको मेंस में 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाए, आपके पास इतनी सामग्री है कि आप आराम से इसका उत्तर लिख सकते हैं। वराहमिहिर के बाद बात करते हैं हम अगले नवरत्न, विक्रमादित्य की सभा को शोभित करने वाले अगले नवरत्न की, जिनका नाम था घटकरपर। घटकरपर, मैंने अभी बताया था आपको कि इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, इन्होंने जो घोषणा की थी कि कोई मुझे यमक और अनुप्रास में हरा देगा, पराजित कर देगा मुझे उसके शास्त्राचार में, तो मैं फूटे घड़े से पानी पीऊंगा, यानी घड़े को फोड़कर उससे पानी पीऊंगा हमेशा। इसी कारण इनका नाम था घटकरपर, ठीक है। अनुप्रास और यमक के यह प्रकांड विद्वान थे। नीतिसार नामक ग्रंथ लिखा है इन्होंने, आपको याद रखना है। घटकर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? नीतिसार, और दूसरा घटकर पर काव्यम, घटकर पर काव्यम। तो इन 2 ग्रंथों के रचयिता भी घटकरपर थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये भी विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करते थे। इसके बाद अगला नाम निकल के आता है वररुचि का। वररुचि जी जिनको शिष्य के रूप में विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री को सौंपा था, ये वही वररुचि हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं तो सदयुक्ति करणामृत, सुभाषितावली और सारंगधर संहिता नामक 3 ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जिनकी रचना जो है वो वररुचि ने की है। यानी कि नवरत्नों में
सभी नवरत्न जो थे उन्होंने किसी ना किसी ग्रंथ की रचना की है और वह किसी ना किसी विषय के प्रकांड विद्वान थे। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि वरुरुचि जो महाराजा विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करते थे, उनके जो ग्रंथ हैं उनका क्या नाम है? एक है सदुक्ति कर्णामृत, उसके बाद है सुभाषितावली और तीसरा है सारंगधर संहिता। यह वरुरुचि के ग्रंथ हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इन नवरत्नों के बाद ही हमारे उज्जैनी के अवंतिका के विक्रमादित्य की कहानी समाप्त होती है, यानी कि हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ से जो प्रश्न है वो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप या पीएससी की परीक्षा में 3 नंबर में लिखने के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि उज्जैनी में जो 58 ईसा पूर्व के लगभग शासक हुआ जिसने 60 वर्षों तक अवंती पर शासन किया, वो हमारे महाराजा विक्रमादित्य थे। और ये वह महाराजा विक्रमादित्य हैं जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से अलग हैं, या जो गौतमी पुत्र सातकर्णी से अलग है। क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करते हैं, ठीक है, और विक्रमादित्य की बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कभी भी उज्जैनी नहीं आए, उज्जैनी को राजधानी नहीं बनाया, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातकर्णी की हम बात करते हैं तो सातकर्णी जो थे वो महाराष्ट्र में थे, ठीक है। इसलिए सभी इतिहासकारों ने इस बात को स्पष्ट प्रमाणित कर दिया है कि उज्जैनी में 58 ईसा पूर्व में जो शासन कर रहा था, जो राजा था, वो उज्जैनी का विक्रमादित्य था। वह इन दोनों विक्रमादित्यों से अलग था। तो आज के लेक्चर के बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे शुंग और सातवाहन वंश को, ठीक है। तो आज के उज्जैनी के अवंती के विक्रमादित्य की कहानी समाप्त होती है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पूर्ण होता है। धन्यवाद।